Yes. चलो बेटा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस यार, जरा आजकल जरा नेट के जरा इश्यूज काफी ज्यादा आ रहे हैं। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ये काइंडली जरा क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए यार। एक बल्कि चीज मैं पूछ रहा था, सब लोगों ने टेस्ट दे दिए? जो कल टेस्ट एक शेयर हुआ था आपसे, स्टार्ट कर लें, बता दें टेस्ट का क्या बना है, दे दिया सबने? ये नजरात का बेटा अभी भी टेस्ट रहता है, काइंडली प्लीज यार एक दिन और ले लें, फिर मैं कल आपके साथ इसका आंसर भी शेयर करवाता हूँ। आंसर इंशाल्लाह कल मैं शेयर करता हूँ, तो इश्यूज होंगे तो फिर वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जी वो दिलशाद साहब पूछ रहे हैं टेस्ट कहाँ इशू किए, मैसेज करें। तला साहब लिस्ट प्राइस और परचेज प्राइस एक ही चीज है सर। चलो बड़ा अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए जरा। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, अल्लाह करे कहीं ना कहीं तक हम कंप्लीट करने हैं। इसके बेटा दो रिक्वायरमेंट्स हैं। वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री यूजिंग वेटेड एवरेज एंड FIFO। क्लोजिंग स्टॉक तक पहुंचना है तो इंशाल्लाह भी वर्किंग करते हैं, और सेकेंडली फिर FIFO से फिर अलग वर्किंग करेंगे। तो प्लीज एक टेबल बनना है, एक टेबल बनेगा। ठीक नहीं बस है, यानी कि उसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। ये बड़ा एक टेबल बनाएगा, नहीं पेज एक निकाला। जिशान अली साहब पूछ रहे हैं सबमिट कैसे करवाना है, बता रहे हैं? ये बड़ा कल जिस तरह वर्किंग की थी ना, टेबल सा बनाया था, उसकी हेडिंग लिखें परपेचुअल वेटेड एवरेज, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय यूजिंग परपेचुअल वेटेड एवरेज, और वो टेबल बनाया जरा, कॉलम्स बनाए सारे। जी मिस्टर हुसैन, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जब भी आप वर्किंग करेंगे तो जिस तरह कल एक टेबल बनाया था उसी तरह बनाएगा। हेडिंग बना लें, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री and by using perpetual weighted average। और बिल्कुल इसी तरह की वर्किंग सेकेंडली करेंगे, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय यूजिंग परपेचुअल FIFO। तो वेटेड एवरेज कल किया था, उसको जरा फाइनल कर लें, कॉलम्स बनाएं, खुद से बना लें, जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कॉलम बन जाएगा डेट के लिए, देन फिर रिसीव्स स्लैश परचेजेस लिख लें, जो यूनिट्स रिसीव हुए परचेज करने की वजह से। देन उसके बाद जो यूनिट सेल हुए इशू टू कस्टमर, और फाइनली बैलेंस। देन हर रेस्पेक्टिव कॉलम में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट के लिए जरा स्पेस कंपैरेटिवली ज्यादा रख लें इन कॉलम्स में। वंस अगेन क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। बस एक चीज ध्यान में रखिएगा, अभी आज दोबारा बात करेंगे, सेल वाले कॉलम में ये जो अमाउंट का कॉलम है, जिसको यहां बनाने का मकसद सेल की कॉस्ट ऑफ सेल निकालना है, तो ऊपर एक दफा दोबारा मेंशन कर लीजिएगा, याद रखिएगा। मैक्सिमम चीजें रिपीट होगी प्लीज कल वाली, जो कल बात हुई थी उसी को ज़हन में रख के बात आगे चलाइएगा।
जी बेटा वाहिदुल्लाह, आप सही कह रहे हैं बिजनेस का नाम, लेकिन बिजनेस का नाम लिखना तो ठीक है, लेकिन खास तौर पे जब इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बन रही हो तब जरा कंपलसरी यहाँ लिखना तो ठीक है, अगर ना भी लिखें तो कितना मसला नहीं है। सब लोग प्लीज इकट्ठे हो जाना। जब आप लोग बना लेंगे तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मेरे साथ ही कीजिएगा। एक और क्वेश्चन रहा। और सुबह की तरह का इशू तो मेरे ख्याल में कम है कंपैरेटिवली। हाँ जी डियर, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? इकट्ठे हो जाए मेरे डियर। जी ठीक है बेटा, अगर टेबल बना लिए तो काइंडली जरा इकट्ठे हो जाए सारे, स्टार्ट करते हैं। ये सही कह रहे हैं तलाल एंड बिलाल। जस्ट एक मिनट, जरा एक बच्चा लिख रहा भी, मोहम्मद शरीफ उमर। जी ठीक है, चले स्टार्ट में। सबसे पहले बेटा ओपनिंग ढूंढना होता है, डेट वाइज को सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। अब टेबल में तो 6 जनवरी से परचेज दी हुई है, लेकिन नेक्स्ट पेज आप साथ साथ रखिएगा। नेक्स्ट पेज के फर्स्ट लाइन में ओपनिंग इन्वेंट्री अलग से नीचे बताई हुई थी, तो ओपनिंग इन्वेंट्री के 10,000 यूनिट्स और उसकी फिर कॉस्ट बताई हुई है। तो काइंडली जरा स्टार्ट ले लें। ओपनिंग हो जाएगा, फिर जनवरी का मंथ है तो देयरफॉर फर्स्ट जनवरी 16, 10,000 क्वांटिटी थी ओपनिंग। अमाउंट उसने दी हुई है 1480,000। हर वर्किंग, एक एक वर्किंग समझ के मेरे साथ साथ करें। रेट आप पर यूनिट निकाल सकते हैं, 148 बन जाएगा 1480,000 डिवाइड बाय 10,000। ठीक है, तो रेट उसने नहीं बताया, लेकिन क्योंकि क्वांटिटी और अमाउंट पता है इसलिए रेट हम खुद से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? साथ साथ रहें, थोड़ा स्पीड में जरा। ओके ओके मिस्टर वाहिदुल्ला, साथ साथ बताइएगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी की रह गई? हर स्टेप देख लें, और हर स्टेप के बाद कोई कंफ्यूजन रह जाए तो मुझे एक्सप्लेन करें। चलो आगे। अब क्वेश्चन बेटा अपना रखें सामने, क्वेश्चन अपना रखें सामने। मैं बार बार क्वेश्चन की तरफ इसलिए नहीं जा रहा, मैं जरा आपके सामने सॉल्व करता हूँ। देन बेटा उसके बाद डेटा डेट वाइज ऑलरेडी अरेंज है टेबल में ऊपर। 6 जनवरी 16 परचेजेस हुई, 15,000 की क्वांटिटी है, रेट दिया हुआ है आगे 150। तो परचेज को तो परचेज रेट पे ही लेना है। 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 150, 2250,000। सॉल्व किया करें। जब भी क्लास में कोई कैलकुलेशन हो रही हो किसी फिगर की, जरूर सॉल्व करें। अब कल वाली छोटी सी बात रिवाइज कर लें माइंड में। अगर परपेचुअल वेटेड एवरेज से आप टेबल बना रहे हैं तो आफ्टर एवरी परचेज एंड परचेज रिटर्न, आज परचेज रिटर्न भी क्वेश्चन में आएगी, तो एवरी डेट इज कैलकुलेटेड आफ्टर एवरी परचेज एंड परचेज रिटर्न। तब बैलेंस में पहले तो क्वांटिटी देखें, 10,000 पहले पड़े थे, 15,000 अगर और फ्री थे आपने तो आपके पास आपके स्टोर रूम में 25,000 यूनिट्स हो जाएंगे। और परचेज के बाद अब रेट कैलकुलेट होना है। रेट का फॉर्मूला वही है जो हमें पता है, कैसे यूज होगा। और what is the opening amount before this purchase? 1480,000. What is the amount of purchases? 2250,000। आप लोगों ने पूरे इस केस में पूरा पेज कम से कम छोड़े टेबल के लिए, ये ज्यादा लंबी वर्किंग है। और ये जो रेट्स आ रहे हैं जरूर सॉल्व करने हैं, ये बाद में भूल जाने आपको कैसे आए। डिवाइड बाय 10,000 क्वांटिटी और 15,000, पूरा पेज रखिएगा इस टेबल के लिए। नेक्स्ट पेज पे जाएं, वहां वर्किंग नंबर 1 बनाए और रेट कैलकुलेट करें। फोर्थ पॉइंट कौन सा वेदांत सर? जी डी बिल्कुल ठीक है बेटा। आपका परचेज रेट रेट आ जाएगा 149.2। रेट के लिए दोबारा फाइनल कर लें, अगर रेट राउंड ऑफ करना पड़ा, वैसे इस केस में नहीं करना पड़ेगा आपको। तो रेट के लिए पॉइंट में 2 डिजिट्स तक जाएंगे, लेकिन इस केस में मेरा ख्याल है
कौन से मेथड पर आती है सर? किस पेज की बात करें? अमाउंट बताइएगा कैंडिडेट। पेज नंबर 42 पे कौन सा मेथड आ गया सर? सर उसी की तो वर्किंग करेंगे, जब डाटा होगा तभी करेंगे ना यार परपेचुअल में। किस चीज की बात कर रहे हैं? फोर्थ पॉइंट को अप्लाई तभी करेंगे जब लॉस होगा या ड्राइंग्स होंगी। 3730 नेक्स्ट आगे चलें। छोड़े फिजान, इस वक्त पता नहीं अब क्या बात कर रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो देख लेते हैं। आगे चलें फिलहाल टेबल में फिजान, साथ साथ चलें। देन मेरा गेम शुरू हो गई है, कंसंट्रेशन से आगे चलते जाएं। 6 के बाद 10th जनवरी, पहले सुने 10th जनवरी पे 18,000 यूनिट सोल्ड है। अब 18,000 के सामने जो 210 लिखा हुआ तो सेल प्राइस है। इस हमारे टेबल में यहाँ क्या कैलकुलेट होना है? कॉस्ट ऑफ सेल। कॉन्सेप्ट क्या है? 25,000 पड़े थे, 10 जनवरी को बिके हैं, तो इसी 25 में से बिके होंगे, 7 रिमेनिंग रह गए होंगे। 25,000 माइनस 18 बिकने के बाद रेट अब वही यूज होगा, वही कॉस्ट रेट, उसी में से 18 बिक गए और उसी में से 149.2 वाले रेट के 7,000 बच गए। ठीक है, सबको समझ आ गया? फिगर्स भी सॉल्व करें और बता दें अगर कोई फाइनली अभी भी कंफ्यूजन रह गई है तो पर्पज ऑफ दिस कॉलम ऑफ अमाउंट इज टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सेल ऑन द डेट ऑफ सेल। सेल्स के साथ साथ कॉस्ट ऑफ सेल्स भी डेट वाइज कैलकुलेट हो रही है। 1044,400। बस ठीक है, अमाउंट्स में से बड़ा मैच कर लिया करें। समटाइम्स आप ऐसे लिखने में टाइम वेस्ट होता है, तो ऐसे ही मैं नहीं चाहता कि आप बार बार टाइप करके मुझे बताएं, लेकिन कम से कम में से मैच जरूर करें, और अगर कोई फिगर में मसला है तो मुझसे पूछ लें। तो 7,000 इंटू रेट क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा इस सेल के बाद। ठीक है, चलो आगे प्रधान। ठीक है मिस्टर प्रधान, नेक्स्ट डेट माय डियर, चलते जाए, क्वेश्चन अपना पढ़ें। 16 जनवरी रिकॉर्डिंग करवाएं। परचेजेस हैं 13,000, रेट है 160 और आंसर देयरफॉर आ जाएगा 2080,000। क्वांटिटी देखें एक नजर, 1700 सॉरी 7,000 पहले पड़े थे, 13,000 और आए, टोटल हो जाएंगे 20,000। दोबारा परचेज हो गई है, तो वेटेड एवरेज मेथड में परपेचुअली अगर यूज हो रहा है तो हर परचेज के बाद आपने रेट कैलकुलेट करना है, और परचेज रिटर्न पे भी। तो कहीं दोबारा रेट की वर्किंग करें, खुद से वाइंड अप नजर आइए। जी माय डियर कनवर साहब, अगर आप बेचेंगे तो आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो बैलेंस में से क्वांटिटी कम हो जाएगी। जी डियर, सब करें प्लीज, जरूर करें, बार बार करें, जहन में फाइनल करें। ये चीज बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस अब रिपीट होना शुरू हो गई है। आपकी इस परचेज से पहले स्टॉक पड़ा हुआ था 1044400 प्लस अमाउंट ऑफ परचेज 2080,000 डिवाइडेड बाय 7,000 एंड प्लस 13,000। रेट अप्रोक्सीमेटली आपके पास आएगा 1044400 प्लस 2080,000 डिवाइडेड बाय 20,000। टोटल हो गए यूनिट्स। जरूरत पड़ रही है राउंड ऑफ, अभी भी पूरा राउंड फिगर आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो 156.22 और अमाउंट आ जाएगी 3124,400। इकट्ठे हो रहे हैं? ये आवाज का तो नहीं इशू आ रहा है? अब स्क्रीन भी सही चल रही है जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे बच्चा क्या है?
परचेज, और अगर आप परचेज करेंगे तो सर ऐड हो जाएंगी चीजें यार। जी माय डियर, उसके बाद 16 जनवरी से आगे चलें। अब एक नई चीज आ रही है, 16 जनवरी से आगे अगर पढ़ेंगे 18 जनवरी, 18 जनवरी में अब ये मेरे साथ करें, कंसल्टेशन सुनिएगा सर। 18 जनवरी परचेज रिटर्न। अब बेटा अगर परचेज रिटर्न है तो इस टेबल में से, इस टेबल में परचेजेस वाले कॉलम में ही लिखेंगे, लेकिन नेगेटिव साइन लग जाएगा, ठीक है। और रेट है 150, देयरफॉर अमाउंट है 1,50,000। सुन ले पहले पूरी बात। तो ये समझ आ रहा है यहां तक कि जो मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं? ये समझ आ रहा है? प्लीज ब्रैकेट लगा रहा हूं। परचेजेस जो, परचेज रिटर्न्स जो है वो परचेजेस में से बेटा लेस हो जाएंगी। अब एक दूसरी चीज सुने, अब जो यूनिट्स रह जाएंगे वो कम हो जाएंगे। परचेज रिटर्न करने से पहले 20,000 यूनिट से 1000 कम हो जाएंगे, तो 19 रह जाएंगे। वेटेड एवरेज मेथड में आपने हर परचेज और परचेज रिटर्न के बाद रेट बदलना है। तो अब जब रेट है, अब देखें ना, पहले कुछ यूनिट्स 150, 20,000 जो पड़े थे 156 वाले, फिर 150 वाला रिटर्न हुआ है। तो अब इस केस में आफ्टर एवरी परचेज और परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न्स में जब रेट कैलकुलेट करेंगे तो गौर से देखेंगे, प्लीज 3,124,400 पहले स्टॉक था। अब बेटा परचेज तो ऐड होती थी, लेकिन अब परचेज रिटर्न है तो प्लस होने की बजाय माइनस हो जाएगी। और क्वांटिटी भी पहले 20,000 पड़ी थी, पहले मुझे बताना है ये मेरे माइनस साइन समझ आ रहे हैं रेट में, रेट की कैलकुलेशन में परचेजेस ऐड हो रही थी, तो अब ये जो परचेज रिटर्न्स हैं तो ये सिंपली माइनस हो जाएंगी, ठीक है। तो रेट बेटा कब कैलकुलेट होगा? आफ्टर एवरी परचेज एंड परचेज रिटर्न्स। परचेजेस ऐड हो जाएंगी और अगर परचेज रिटर्न्स है तो बेटा लेस हो जाएंगी। काइंडली वर्किंग करें, फिगर्स लिख के फाइनल कर लें जरा, रेट भी लिखें और टोटल अमाउंट पे आ जाए जरा। वन 156.55 हो जाएगा राउंड ऑफ होके, 156.55। रेट के लिए प्लीज फाइनल डिसीजन है कि पॉइंट्स के बाद दो डिजिट्स तक जाएं और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय, जब आप यही रेट करेंगे तो 29,74400। और अगर कोई इसमें इश्यू है तो बता दें, प्लीज सॉल्व करें साथ। हर स्टेप के बाद मैं इसलिए रुक रहा हूं ताकि अगर कोई इशू है तो प्लीज साथ साथ बता दें। एनी कंफ्यूजन इन दिस लाइन? 18 जनवरी सबको समझ आ गया? ये देखिए कि उमर कुछ कह रहा है, चैट का इशू है, बता देंगे कोई होता है रिजॉल्व। जी सुफियान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक मिनट आप रुकें जी। सुफियान साहब कह रहे हैं 29,74450 आ रहा है। मुकीद एक मिनट जरा सुफियान बात सुने प्लीज। ये बेटा मैंने 400 इसलिए लिखा है, अगर आप पूरा रेट देंगे जो कैलकुलेटर पे है, अगर पूरा रेट देंगे कैलकुलेटर पे है तो वो फिगर आएगी जो मैंने लिखी है। और आप अगर राउंडेड रेट लेंगे 0.55 का तो देन आपके पास 50 एंड में आ जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपका लिखा हुआ भी ठीक है और प्लीज मेरा लिखा भी गलत नहीं है, ये इनसिग्निफिकेंट सा डिफरेंस है। सुफियान इसको इग्नोर करके आगे चलें यार। सेल का कॉलम मुकीर साहब हमने अलग बना लिया माय डियर, सेल का कॉलम ही अलग है, परचेज रिटर्न का क्योंकि कॉलम अलग नहीं है तो परचेज रिटर्न इसलिए सेल परचेज वाले कॉलम में से लेस हो गई है। सेल वाला कॉलम ही अलग है, आपने वहां भी पैकेट लगाने को लगा रहे हैं, अंडरस्टूड बात है यार, सेल कम हो रही है, लेकिन परचेज रिटर्न्स के परचेज रिटर्न्स के कॉलम में अगर परचेज रिटर्न्स लिख रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमें साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है मुकीर। सेल के कॉलम में लगाना लगा लें, लेकिन क्योंकि उसका कॉलम ही ज्यादा है इसलिए वहां शायद जरूरत नहीं है।
जी माय डियर, आगे बढ़े। अब गेम ऑन होने लगी है। 25 जनवरी कंसंट्रेट कीजिएगा, सही आप वाइंड अप करने की कोशिश कीजिएगा। अब सेल हो रही है बेटा, ये खुद से करें जरा, 1 मिनट। उमर, आपने स्टूडेंट्स की चैट को क्या करना है यार बेटा, साके पेज पे जगह नहीं है, कितने कॉलम बनाएंगे। उमर, आपने स्टूडेंट्स की चैट की देखे क्या करनी है, ये कैसी ख्वाहिश रखी हुई है आपने, मतलब यहाँ कोई आप एंजॉय करने आए हैं। माय डियर, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए आपने क्या पूछा और आपके पास उसका जवाब आएगा यार। मोहम्मद उमर, ये कौन सी ख्वाहिशात है, उनका सवाल देख के आपने क्या करना है। बेटा ऐसे वर्गीज नहीं है, प्लीज अपना सही करें। अच्छा ठीक है, आप शायद आगे कह रहे हैं। तो 25 को बेटा सेल्स की जो क्वांटिटी लिखेंगे तो वो 12,000 है, लेकिन रेट लेंगे बैलेंस में से 156.55। 156.55 लिखे अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आएगा 1878600 78 सॉरी 78,600, और बैलेंस में क्वांटिटी बच जाएगी 7,000। किस रेट वाली बच जाएगी, 156.55। तो 7,000 इंटू 156.55 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली, जी डियर, अप्रोक्सीमेटली क्या भी आ जाएगा, 1095,1095850। जी सुफियान ठीक है, ये बड़ा सुफियान ठीक है, कोई इशू तो नहीं है। आगे बढ़े सर, 25 आ गई डेट। ये भी नई चीज है, जरा सुन ले पहले। अब आगे बढ़े, आगे ड्राइंग्स, अपना डाटा देखिए क्वेश्चन का। ड्राइंग्स करने से, ड्राइंग्स करने से क्वांटिटी ने कम हो जाना है। ड्राइंग्स की जरा कोई एंट्री बनाएगा अपने सहन में, अभी कल परसों बात हो रही थी ड्राइंग्स। ड्राइंग्स करने से क्वांटिटी बढ़ेगी या कम होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। ओनर जब ड्राइंग करेगा तो बिजनेस में क्वांटिटी कम हो जाएगी। इसका बेटा सिंपल तरीका सुने, सिंपल तरीका, ठीक है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। इसको भी बेटा परचेजेस वाले कॉलम में से लेस कर देंगे, ठीक है। अब जरा कंसंट्रेशन से सुने। 28 जनवरी को जब ड्राइंग्स हुई हैं तो इससे पहले स्टोर रूम में 7,000 यूनिट्स रह गए थे, किस रेट वाले, 156.55। तो ड्राइंग्स में सेल प्राइस पे तो रिकॉर्ड होना नहीं, सेल पे तो सब सेल रिकॉर्ड होती हैं। तो किस रेट वाले यूनिट्स उसने उठाए होंगे, 156.55 वाले पड़े हैं। देयरफॉर ये अमाउंट बन जाएगी अप्रोक्सीमेटली 313,080। और बैलेंस कितना बचेगा, फुल कंसंट्रेशन 7,000 में से अगर 2,000 उठ जाए 5,000, और उसका भी रेट एज इट इज रहेगा। ये रेट जो कैलकुलेट होना है वो सिर्फ परचेज और परचेज रिटर्न्स के बाद होना है, बाकी फिर इसने यूज होना है जब सेल होगी या ड्राइंग्स होगी या लॉस होगा, ठीक है, समझ आ रहा प्लीज। ये अगर फिगर गलत है तो मैं ठीक कर लेता हूँ, टेंशन ना लीजिएगा। अगर कोई राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है तो मैं भी ठीक कर लेता हूँ, आप लोग अपना सॉल्व करें, ठीक है। 000 है, मैं कर लेता हूँ सही, फिगर्स ठीक कर लेता हूँ, आप अपनी जो भी बनती है वही लिखें। 2000 मल्टीप्लाइड बाय 156.55 में से फाइनली मैच कर दीजिएगा, 100, ठीक है, आप लोग सही बता रहे हैं। और 5,000 भी मेरा ख्याल है सही मल्टीप्लाई नहीं हुआ, 156.55 तो 782 750, ठीक है। बारह फाइनली मेरे साथ फिगर्स मैच कर रहा
तलाल बेटा दिस इज नॉट द वे यार। अब मैं 28 पे पहुंचा, मेरे कह रहे 18 बता दें, बताएं मैंने उस वक्त प्लीज। मैं हर स्टेप के बाद इसलिए बेटा रुक रहा हूँ कि साथ साथ चलें। बताओ इसमें क्या बताऊं? परचेज रिटर्न्स है, परचेजेस कम हो जाएंगी, परचेज रिटर्न से लेस हो जाएंगी, और हर परचेज और परचेज रिटर्न के बाद एक रेट निकालना पड़ेगा। परचेजेस ऐड होती हैं, रिटर्न्स लेस हो जाएंगी। बता, परचेजेस सॉल्व करें, आपके पास रेट आ जाएगा। देन 29 जनवरी की जरा परचेज खुद फाइनल करें, फिर मैं शॉर्टेज की वर्किंग करवाता हूँ। क्योंकि सर जी ड्राइंग्स कहीं बाहर से यूनिट्स है कि मिस्टर मोहम्मद नहीं होनी है, ड्राइंग्स तभी जो बैलेंस पड़ा है ड्राइंग्स उसी में से होनी है। तो 7,00,000 यूनिट्स पड़े थे, उनका रेट ऑलरेडी अवेलेबल है 156.55, रेट अवेलेबल है, उसी रेट पे यूनिट्स उठाए जा सकते हैं। क्योंकि उससे पहले यूनिट्स पड़े ड्राइंग से पहले 156.55 रेट पे पड़े थे, ऑलरेडी रेट अवेलेबल है, मैं क्यों निकालूं? ये ठीक होगी? हाँ ठीक है, वो तो मेरा बड़े माइनस है वो। ये डियर चेजेस आ गई 29 की, खुद से रिकॉर्ड करके फाइनल करेगा। मैं भी लिखता हूं, वैसे फिर मैच कर दीजिएगा। 10,000 यूनिट से 140 के रेट के परचेजेस का रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 14 लाख क्वांटिटी हो जाएगी टोटल। अब पहले 5,000 पड़ी थी, 15,000। एवरी रेट जब कैलकुलेट होगा तो फिगर्स बनेगी, सॉल्व करिएगा दोबारा लिख के। इस परचेज से पहले जब स्टॉक पड़ा था तो 782,750 का पड़ा था, डिवाइडेड बाय 5,000 ओपनिंग क्वांटिटी, तो 5,000 प्लस 10,000, तो आपकी टोटल क्वांटिटी जो है 15,000 होने की वजह से आपका एवरी रेट आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 145.51, और इसकी बेस पे 21,827,150, 15,000 into 145.51, 1650। ठीक है जी, फिगर ठीक है, चेक करना मेरे साथ। जी मैं रेट राउंड ऑफ करना, तो अगर 52 कर ले तो मैं राउंड बनता था। 51 की जगह 52 अगर बनता है तो वही लिखें। आप लोग वर्किंग करें, असल में मैं कुछ वर्किंग्स में नहीं कर रहा, लेकिन करनी चाहिए। दिलशाद साहब अगर 750 आ रहा है, 800 आ रहा है, वैसे आप लोग मुझे लग रहा है, चेक कर ले तो मैं दोबारा 150,000 इंटू 15,000 सॉरी इंटू 145.52, ठीक है जी 800। बाकी बार प्लीज वो जेन में रखे, 750 अगर आ रहा है, 725 आ रहा है, शहबाज अली साहब आप डिफरेंट तरीके से राउंड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, तो फाइनल देख रहे हैं, नहीं 8275 के बाद 00 भी आ रहा है, तो प्लीज चेक कर लें इन इनसिग्निफिकेंट चीजों को भी यहां तक वाइंड अप करें जेन में। आप रेट राउंड अप करके वर्किंग करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 800 आ रहा है, देख लें प्लीज, सब लोग देख लें प्लीज, फाइनली बता रहे हैं, कंफ्यूजन तो नहीं, बात याद आ गई है। ये 50 और 100 रुपए का इसलिए डिफरेंस आ रहा है हमारा, राउंडिंग ऑफ ईवी रेट की। आगे चलो, आगे एक अगली चीज आ रही है 30 जनवरी पे, ये भी रुक के पहले सोचें, सुने सुने भी, सोचें भी। शॉर्टेज आ रही है, कमी, लॉस। अब लॉस भी बेटा परचेजेस में से लेस होना है, जो यूनिट्स परचेज की तो उसमें से लॉस हो गया, एट कॉस्ट होना है, बिल्कुल ठीक है बेटा। नेगेटिव साइन इसलिए आ जाएगा क्योंकि परचेजेस में कम बना लॉस की वजह से। अब ये आज से जब यूनिट्स लॉस हुए एट कॉस्ट, तो सही आप लोग बता रहे हैं, एक मिनट रुक के बताएं जरा। 800 के सामने आनी तो कॉस्ट है, लॉस इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। हमारे पास 15,000 यूनिट्स हो गए थे 29 जनवरी पे। अब अगर 31 जनवरी को कोई शॉर्टेज हुई है, लॉस हुआ है, तो कौन से यूनिट्स में से लॉस हुआ होगा? इन्हीं 15 में से ही हो सकता है, और देयरफॉर किस रेट पे? उसी कॉस्ट के रेट पे जिस पे वो पड़ा हुआ था, मतलब 145.52। यहां से आपके पास लॉस की कॉस्ट आ जाएगी, और मेरी बात एक मिनट सुने जरा, रिमेनिंग यूनिट्स बचेंगे 14,200,
उनकी जो कॉस्ट है वो भी उसी रेट से, मींस 800 यूनिट शॉर्ट हो गए, उसका लॉस हो जाएगा, और बाकी जो यूनिट्स हैं वो एज इट इज आपके क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएंगे। सब कुछ फाइनल करें। फिगर बिकम्स अप्रोक्सीमेटली 116,416, और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी स्टॉक में मल्टीप्लाइड बाय 145.52, 20,66,384। शॉर्टेज का मतलब होता है कमी, और कमी का मतलब स्टॉक की कमी मीन्स फिर आपका लॉस है, और लॉस फिर रिकॉर्ड होना चाहिए, पता होना चाहिए कि लॉस कितने रुपए का हो गया है, क्या वे उसका जिस रेट पे स्टॉक पड़ा था लॉस से पहले उसी रेट को यूज करके लॉस यूनिट्स की कॉस्ट निकालने, और फिरासत जो बाकी बच जाएगा। आप बताएं फिरासत, तलहा आप बताएं, हारिस आप बताएं रेट कहां से आएगा? ये हारिस आपको क्लियर हो गया? जिस रेट पे स्टॉक पड़ा था उसी पे फिर लॉस हो सकता है ना, 15,000 यूनिट्स पड़े थे अगर, उन्हीं में से अगर लॉस होगा। जी मेरा हारिस समझ आ गया आपको? ये शेख साहब कौन सा लास्ट वन? ये शराज साहब रेट आप बताएं, शॉर्टेज का रेट कहां से आएगा? जो यूनिट्स पड़े बेटा उसी में से शॉर्टेज हुई है ना, तो इसलिए वहीं से आएगा। जी मैंने वही रिपीट किया सर, रेट तभी कैलकुलेट होना है जब परचेज और परचेज रिटर्न होंगे मिस्टर आतिफ। ये जिन हजरात को मैं आंसर्स देने की कोशिश कर रहा हूँ काइंडली बता दें क्लियर हो रही है बात की नहीं? सर जी बैलेंस में तब रेट चेंज होगा जब परचेज और परचेज रिटर्न होगी, तो लॉस ना रेट ना परचेज है ना परचेज रिटर्न। तलाल साहब परचेज रिटर्न उस रेट पे होगी जिस रेट पे अपनी चीजें सप्लायर से खरीदी होंगी। परचेज एवरी रेट पे रिकॉर्ड नहीं होगी, परचेज रिटर्न उसी रेट पे होगी जिस रेट पे आपने सप्लायर से चीजें खरीदी होंगी। तो वो 150 रुपए वाली परचेज में से रिटर्न हुई है, तो उसका रेट एग्जामिनर खुद बताएगा। मैं जी उमर लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है। जी शराज साहब रेट तब चेंज होगा जब परचेज और परचेज रिटर्न होगी, अदरवाइज रेट सिर्फ यूज होगा। बेटा आप राशिद खुद तो सोच लें जरा, अगर 15,000 यूनिट बने तो 16,000 शॉर्ट कैसे हो सकता है? कोई मुझे भी इसका तरीका बताएं। बेटा उमर को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, हम सोचते जाएंगे देख लेंगे। बेटा वर्किंग के बगैर करें क्यों मिस्टर हसन? वर्किंग के बगैर क्यों करें? 29 जनवरी का सर जी बैलेंसिंग फिगर आ गई, रेट कैलकुलेट हुआ है। जिशान माय डियर इस तरह का ना किया करें, अभी सारी वर्किंग मैंने की है आपके सामने, रेट की कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला बना हुआ। सेल रेट इसलिए दिया हुआ है ताकि आप गलती से वो यूज कर लें, हालांकि स्टेबल में उसे यूज नहीं होना। जी मेरी एक छोटा सा काम कर लें, जिसका कल मैंने करवाया था, बल्कि उससे पहले मेन काम करें जरा, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है फिर बाद में देखते हैं उसकी जरूरत भी है या नहीं। आप मेरा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में आएगा जरा। ठीक है वजह ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन पहले दूसरी बात सुने जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थी। क्वेश्चन में बेटा उसने वर्ड यूज किए हैं, समझिएगा जरा गौर से। कहा है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। अब फाइफो की डिस्कशन अभी बाद में होनी है, इसको एक सेकंड अभी बीच में मिक्स ना कीजिएगा, तो ये बात की बात है अभी। अब बेटा ये जो वेटेड एवरेज मेथड है, वेटेड एवरेज है या इवन फाइफो मेथड है, इसमें हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर एक सेकंड देखें हम, तो उसमें हमसे उसने कॉस्ट ही मांगी थी, लेकिन यहां उसके वर्ड्स हैं वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, यहां वर्ड वैल्यू है कॉस्ट की जगह।
अगर यहाँ भी होता है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री तो शायद हम वर्किंग कर चुके हैं। ये जो फिगर है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वो ये है, ये जो अभी हमने फाइंड आउट की है। अगर हम गौर से देखें तो 14,200 यूनिट्स एंड में रहेंगे और ये उनकी कॉस्ट है। लेकिन अगर वर्ड यूज कर रहा है कि वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो उसका सिंपली मतलब ये है कि कॉस्ट निकालने के बाद फिर उसे एनआरवी से कंपेयर करें और जो लोअर फिगर है उसको सिलेक्ट करके वो फिर वैल्यू कहलाएगी। अगर वो कॉस्ट वर्ड लगाए तो हमें एनआरवी की वर्किंग की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो वैल्यू वर्ड लगाए तो कॉस्ट के साथ साथ फिर हम इंफॉर्मेशन ढूंढेंगे और अगर एनआरवी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो वो भी देख के फिर लोअर की बेस पे डिसीजन लेंगे। पहले मेरी बात बता दें, मुझे सबको समझ आ गई है? काइंडली प्लीज सब रिपीट कर दें, सब बोल दें, सॉरी बता दें यस नो में समझ आ गया। क्योंकि यूनिट्स कम हो जाते हैं बेटा बेचने में, मंसूर साहब बेचने से यूनिट्स कम हो जाते हैं। नहीं बेटा, ये जो मैंने बात अब की है इसकी एप्लीकेशन सुने, क्वेश्चन सामने रखते हुए। जब ये टेबल आपने बना लिया तो आपसे रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी आसान सी मैंने बात करनी है, अगर सुन ले तो। आप वैल्यूइंग इन्वेंटरी तक जाना चाह रहा हूं। अब लास्ट पैराग्राफ आपने सामने रखना है, लास्ट पैराग्राफ काइंडली अपने क्वेश्चन के सामने रखना है। हमारे इस लास्ट पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री में 1200 फाउंड डैमेज है। तो यहां से फिर एक बात ये बनेगी, एक छोटा टेबल मैंने बनाना है, आपने बिल्कुल नहीं बनाना, आपने पहले सुनना है। तो कहते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री 1200 के डैमेज यूनिट्स हैं पता चले हैं, तो इसका मतलब है डैमेज यूनिट्स 1200 है, गुड यूनिट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, 14,200 टोटल यूनिट्स थे, अगर 1200 डैमेज हैं तो इसका मतलब 13,000 फिर गुड कंडीशन में मीन सही कंडीशन में पड़े होंगे। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज काइंडली रिवाइज करें अपने जहन में, क्या यूनिट्स डैमेज होने से कॉस्ट पर यूनिट चेंज होगी? क्या डैमेज होने से कॉस्ट पर यूनिट चेंज होगी? नहीं चेंज होगी। फिर काशी कोई मसले जी? ठीक है, सुने बात, सुने पूरी कर लें। इट मींस यूनिट्स चाहे डैमेज है या गुड है, उनकी कॉस्ट पर यूनिट तो वही है जो हमने इस टेबल में बना के फाइंड आउट की है। हाँ, अब क्वेश्चन देखें, एनआरवी पर यूनिट डैमेज यूनिट्स की है 120 और गुड यूनिट्स की है 200, देन फुल कंसंट्रेशन डैमेज यूनिट्स के एंगल से अगर हम देखें तो कॉस्ट हायर है, एनआरवी लोअर है, देयरफॉर ये 1200 इस 120 से फाइनली मल्टीप्लाई होकर वैल्यू की फिगर आएगी, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी, कॉस्ट इज मोर देन एनआरवी, तो लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी डैमेज यूनिट्स की 120 बनती है। लेकिन गुड यूनिट्स के एंगल से गौर देखें तो गौर से देखें, कॉस्ट 145.252 है और एनआरवी 200 है, विच मींस इस केस में कॉस्ट लोअर है, तो इन 13,000 यूनिट्स की वैल्यू 13,000 मल्टीप्लाइड बाय 145.52 की बेस पे आएगी। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं सारे? वैल्यू फाइंड आउट फाइनली कैसे होगी? एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। 1200 यूनिट्स को 120 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि उस केस में एनआरवी लोअर है, और 13,000 को गुड यूनिट से क्यों मल्टीप्लाई, गुड यूनिट्स को कॉस्ट से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि उस केस में कॉस्ट लोअर है। तो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी का प्रिंसिपल इसलिए अडॉप्ट करेंगे ताकि गुड यूनिट्स का गेन रिकॉर्ड ना हो और डैमेज यूनिट्स का लॉस इमीडिएटली रिकॉर्ड हो जाए।
मेरे वर्ड सबको क्लियरली समझ आ गए हैं? फाइनल फिगर्स भी लिख रहे हैं, कोई कंफ्यूजन है टेबल बना लें, फाइनली ये टेबल बना लें, कोई कंफ्यूजन रह गई है मेरे से डिस्कस कर लें। और बाद में इन वैल्यूज को टोटल कर लें, ताकि मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि अमाउंट आ जाए। मल्टीप्लाई माय डियर इसलिए किया है ताकि नंबर ऑफ यूनिट से पर यूनिट मल्टीप्लाई होके टोटल वैल्यू आ जाए। एनआरई पर यूनिट माय डियर सवाल में दी हुई है। फरहान साहब ये सवाल से मैंने उठाई है। 120 भी सवाल में दिया, लास्ट पैराग्राफ में बुक में देखें, और 200 भी सवाल में है सर। प्लीज क्वेश्चन देखिएगा सर। फाइनली टोटल वैल्यू बताइएगा जी। तलाल साहब टेबल में क्या नहीं समझ आया सर? जी फिगर्स देखे, फिगर देखेंगे तो गौर से देखेंगे तो पता चल जाएगा। अगर 1,45,145.52 को 120 के साथ देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह साफ नजर आ रहा है कि 120 लोअर है। और अगर 145.52 की कॉस्ट को 200 एनआरबी के साथ गौर से देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह पता चल रहा है कि एनआरबी हायर है, कॉस्ट 145.52 लोअर है। ये ठीक है तला सर? तो गुड यूनिट्स के एंगल से कॉस्ट लोअर है और डैमेज यूनिट्स के एंगल से एनआरबी लोअर है। ये बड़ा काफी आपका टोटल ठीक नहीं है। आई थिंक फाइनली टोटल इज 2035760। ये साकिब बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई इशू नहीं है, अल्लाह का शुक्र है ठीक है। साहब कैलकुलेटर पे आए सर। अगर ऐसे ना करें सर आपकी मर्जी है सर, लेकिन ऐसे ही कर लें क्योंकि बात ठीक है। साहब साहब 14,200 टोटल यूनिट से 1200 डैमेज है, तो मेरा भाई अगर कैलकुलेटर आप उठाएंगे माय डियर तो 14,200 में से 1200 लेस करेंगे तो इंशाल्लाह 13,000 का गुड यूनिट्स आ जाएंगे। बट आप लोग साथ साथ नहीं चल रहे, इस तरह कोई बात नहीं बननी। साथ में जो सवाल है माय डियर ये जाती है, आप लोग साथ साथ नहीं चलते, इससे कुछ नहीं फायदा होना। मेरी बात कहां से कहां पहुंच गई और आप ये पूछें कि 13,000 कहां से आ गए। बेटा ये मैंने वैल्यूज फाइंड आउट नहीं की हैं, प्लीज एक क्वेश्चन देखें आप लोग। आई प्लीज ये क्वेश्चन के जो एंड में नेक्स्ट पेज पे आपके पास एक आखिरी पैराग्राफ दिया हुआ था। ये 120 और बेटा 200 पर यूनिट क्वेश्चन में गिवन है एनआरवीज। प्लीज एनआरवीज क्वेश्चन में गिवन है माय डियर। ये बेटा मिल गया प्लीज? कुछ हजरात मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये पर यूनिट कहां से आ गया, ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट की। और अगर इन वैल्यूज की बेटा बात हो रही है तो प्लीज कैलकुलेटर करना बेटा। 1200 ने 120 पर यूनिट से मल्टीप्लाई होना है। 1200 यूनिट्स में एनआरवी लोअर बनती है, तो इसको मल्टीप्लाई किया 1200 इंटू 120 और 13,000 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट इसलिए किया क्योंकि कॉस्ट लोअर है। तो उन फिगर्स की बेस पे आपकी टोटल फिगर्स कैलकुलेट हो जाएंगी। हमने क्या किया, टोटल एनआरवी कैलकुलेट क्यों करनी है माय डियर? हम एनआरवी सिर्फ तभी कैलकुलेट करेंगे अगर वो लोअर है। तलाश साहब क्यों इस टेंशन में हमें पढ़ना है सर? कि हमें नहीं पता कि अगर हम 1200 को 145.52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा अमाउंट आएगी, और 1200 को अगर 120 से मल्टीप्लाई करें तो वो कम अमाउंट आएगी। जी शारिब साहब जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ऐसे करने की जरूरत नहीं, ऐसे टाइम वेस्टिंग है। अगर सर जी अगर क्लोजिंग स्टॉक में डमी यूनिट्स ना होते तो कॉस्ट लोअर है, देयरफॉर हमें ये वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है भाई दूल्हा साहब।
फिर कॉस्ट आ चुकी है और वही एनआरवी से हायर है, एनआरवी 200 पर यूनिट है। क्यों बजट राशिद साहब, वो काम कब कर रहे हैं जब हमें फ्यूचर की सेल प्राइस ना दी हो, और अगर हमें एनआरवी दी हुई है तो हम वही लेंगे, वो चाहे लोअर हो या हायर हो। राशिद प्लीज यार इस तरह का डील तो ना करें यार, प्लीज हमें वो प्राइस चाहिए जो फ्यूचर की है। अगर वो अवेलेबल है तो हम वही यूज करेंगे, वो ना अवेलेबल हो तो फिर बहुत से तरीके हैं। नहीं माय डियर, होता ऐसे ही है, बाकी आपकी मर्जी है, आपने जैसे मर्जी करना चला लो। ठीक है राजू साहब, राजू साहब क्या एनआरवी दी हुई है, और अगर एनआरवी दी हुई है तो हम उसको छोड़ के अपनी एनआरवी क्यों निकालें? भाई अनफॉर्चुनेटली माय डियर, सब क्वेश्चंस का से मुझे महसूस ये हुआ है कि हम कंसंट्रेशन से काम नहीं कर रहे। कोई ऐसा सवाल नहीं है जिससे महसूस हो कि बच्चे को रीजनेबली सही चल रहे हैं। अब साकिब ने जो सवाल किया है, अगर बेटा वो एनआरवी ना दे तो मेरा भाई फिर आप बताएं हम फिर क्या करते हैं? अगर वो एनआरवी ना दे तो फिर हम करंट सेलिंग प्राइस ले लेंगे, और अगर वो एक से ज्यादा है तो लेटेस्ट ले लेंगे यार। साकिब इस तरह के क्वेश्चंस का तो मतलब ये है कि मैं वही चीजें फिर बताऊं जो आपको बता चुका हूँ, और अगर बेटा मैंने ये सब कुछ सोच रहे हैं तो फायदा क्या हुआ? कोई क्वेश्चन अभी तक ऐसा नहीं है जिसे मैं कह सकूं कि कोई ऐसी बात है जिससे बच्चे अपनी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज कर रहे हैं। हर क्वेश्चन सर ये कहाँ से आया, सर वो कहाँ से आया, और वो कहाँ से आया, और वो वहीं से आया, अल्लाह का शुक्र है जो आपके सामने भी है और आपके सामने स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है, या वो क्वेश्चन में है या वो स्क्रीन पर नजर आ रहा है। जी फाइनली उमर साहब ने एक फाइनल बात कर दी है जी, आखिरी स्टेप पे रट्टा लगाना है। चले जी कहानी खत्म हो गई। जी हमें वाकई ये क्राइम करना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आंखें बंद कर लें और अब आंखें खोल लें तो अचानक आपको नजर आई एक वर्किंग हो गई है, क्योंकि ना मैंने बताया 1200 कहाँ से आया, ना आपको पता चला ये 1300 कहाँ से आया, ना आपको लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी का कॉन्सेप्ट पता है, और ना ही आपको कैलकुलेटर मल्टीप्लाई करना आता है। देयरफॉर मिस्टर उमर, काइंडली आज आपने खाना खाने से पहले 4 दफा, तो खाना खाने के फौरन बाद 6 दफा, खाने के दौरान 3-4 दफा इस टेबल को आंखें बंद करके लगाना है। ठीक है उमर, तो काइंडली कल मैं ये टेबल आपसे आंखें बंद करके जुबानी सुनना। जी बेटा, स्टॉक टेकिंग का मतलब होता है स्टॉक काउंट करना। ठीक है, इसको मैंने कहा था कि स्टॉक टेकिंग का मीनिंग होता है फिजिकली चेक करना कि कितने यूनिट्स पड़े हैं, तो फिजिकली स्टॉक को गिनना, यूनिट्स को गिनना इस कॉल्ड है स्टॉक टेकिंग। ठीक है आपका वर्ड ठीक है, काउंटिंग ठीक है। जी मेरे डियर, हमारे पास जस्ट 5 मिनट्स रिमेनिंग है, सेम क्वेश्चन लेकिन अभी रिक्वायरमेंट बी भी है, तो जब बेटा जितना भी 5 मिनट्स में हो सके लेट स्टार्ट। ऐसे हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही क्लास के स्टार्ट में वैसे ही शायद कुछ टेक्नोलॉजी के इश्यूज की वजह से ऑलरेडी टाइम वेस्ट हो चुका है। नहीं शाहजेब, ऐसी हरगिज कोई बात नहीं है, शाहजेब ऐसे ना करें, क्योंकि अगर मैं फजूल क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना शुरू हो गया तो शायद वो इतने ज्यादा हो जाएंगे कि किसी का जवाब नहीं बनेगा, तो ये रहने दें, कोई मसला नहीं है। मुझे इस पे क्वेश्चन के आंसर देने पे बड़ा इतना इतराज नहीं है, लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट शायद मेरी बातों से रिफ्लेक्ट हो रही है। मतलब क्वेश्चन अगर ये हो कि जिससे महसूस हो कि बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं वो तो अच्छा है, लेकिन ये 120 कहाँ से आया, 200 कहाँ से आया, इस तरह के क्वेश्चंस में जरा थोड़ी सी मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई है, इसलिए अनफॉर्चुनेटली शायद मैंने उसको इजहार कर दी। जी माय डियर, जी माय डियर आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट लाइन लिखिए, 5 मिनट्स है, प्लीज डोंट वेस्ट इट। अब वो सेम काम जो पहले हमने बेटा वेटेड एवरेज से किया, शायद छोड़ दो बेटा, आगे चला। जो काम अभी वेटेड एवरेज से हुआ है, नेक्स्ट हेडिंग बनाए, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ब्रैकेट में वर्ड हो जाएगा
परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम यूज हो रहा है। क्वेश्चन की लास्ट लाइन देखें, बार बार देखा करें, बार 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 बार। तो ब्रैकेट में वर्ड हो जाएंगे परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम बाय यूजिंग FIFO। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, perpetual inventory system by using FIFO। कॉस्ट कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, FIFO वेटेड एवरेज, और वो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में भी यूज हो जाते हैं और पीरियोडिक में भी। कॉस्ट कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं, FIFO वेटेड एवरेज, और ये दो डिफरेंट असम्पशंस की बेस पे आंसर सेम आने का कोई इसमें इशू नहीं है। आंसर सेम आए डिफरेंट आए वो कोई बात नहीं है। हाँ, कॉस्ट चाहे आप जिस मर्जी मेथड से करें, अगर उसने वैल्यू कहा हुआ है तो बाद में आप इसको भी फिर एनआरवी से कंपेयर करके लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी तक पहुंचेंगे। अब बेटा अगर परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है तो चाहे FIFO चाहे वेटेड एवरेज, वही टेबल बनना है। तो एक दफा दोबारा कर ली, वो टेबल के कॉलम बनाए। बेटा शायद यार काइंडली गौर से अगर देखेंगे आप तो उसी को वैल्यू में हमने लिखा है सर, उसी को हमने यहाँ यूज किया है, लेकिन उसका एक ब्रेकअप हो गया है। ये गुड यूनिट्स हैं और ये डैमेज यूनिट्स हैं, उन्हीं का रेट लिया है। वहां टोटल दोनों कॉस्ट पे आ रहे थे, लेकिन जब हमने नीचे वर्किंग चेक की तो डैमेज यूनिट्स को एनआरबी पे आना था और गुड यूनिट्स को कॉस्ट पे आना था। तो उस वजह से, क्योंकि डैमेज यूनिट्स एनआरबी पे आना था, हमारा ये टोटल अब इससे मैच नहीं कर रहा। ये दो की टोटल कॉस्ट थी, लेकिन जब वर्किंग की तो पता चला डैमेज यूनिट्स की कॉस्ट ज्यादा है, एनआरबी कम है, देयरफॉर उसको कम पे आना था। ठीक है क्या? जी अब्दुल्ला सही कह रहे हैं, एनआरबी में चेंज नहीं आएगा, लेकिन बार वर्किंग करें फिर ये बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। जी डी बन गया टेबल। इस टेबल का बेटा स्टार्टिंग पॉइंट वही है, एक लाइन लिखना है मेरे ख्याल, बाकी तो आज नहीं लिख पाएंगे, लेकिन आप कम से कम अगर टेबल बनाया है तो कुछ ना कुछ तो कम से कम लिख के घर जाए। तो इस टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा वही ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी 16, और क्वांटिटी वही है 10,000, और रेट भी उसने अलग नहीं बताया हुआ, 1480 अमाउंट है, तो देयरफॉर 148 रुपीज पर यूनिट है। फर्स्ट लाइन लिखना सर। नहीं बेटा तलब मेरा ख्याल है मुझे करवाना पड़ेगा, इस हिंट देने से मतलब टाइम जरा ज्यादा चाहिए होगा फिर बीच में, क्योंकि परचेज रिटर्न्स भी हैं और उसके बाद
लॉसेस वगैरह भी हैं, तो ये होमवर्क नहीं दे रहा, होमवर्क ये नहीं दे रहा हूँ। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आज जरा पहले बात तो वो जिनका टेस्ट अभी रहता है काइंडली वो जरूर टेस्ट दे दें, और जिन हजरात का चले वैसे बात हो रही है तो एक छोटी सी चीज आपसे पूछनी है। मेरी क्लास के बाद आपकी फौरन बाद कोई क्लास होती है? मेरी इस क्लास के फौरन बाद कोई क्लास होती है आप लोगों की? ठीक है, होती है, ठीक, ओके। कुछ लोगों की होती है, ठीक है, ओके। मुझे हासा पूछ रहे सर टेस्ट कहाँ आया है? जी ठीक है बेटा, ठीक है। आप घर के लिए फिर मेरी तरफ से आज कोई नई चीज नहीं है। आप लोग इस तरह करें, मैं 2-3 क्वेश्चन बोलता हूँ, बीआरएस एक दफा फिर देख लें, बीआरएस तो फाइनल करें ना कम से कम, ताकि आगे जाके दोबारा बीआरएस को फिर टाइम ज्यादा ना देना पड़े हमें। क्वेश्चन नंबर 11, 13 और 14। क्वेश्चन नंबर 11, 13, 14। काइंडली ये क्वेश्चन मेरी तरफ से बीआरएस के दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। मेरी तरफ से फिलहाल कोई नई चीज और नहीं है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल बात खत्म हो जाए। ये शुरू में बेटा गलतियां होंगी, लेकिन अगर गलतियां शुरू में करेंगे बेटा तभी सही बात समझ आएगी आगे चल के। तो फिलहाल गलतियों से कभी नहीं डरना, गलतियां करने से ही आप इंशाल्लाह सीखेंगे आगे। नहीं बेटा, वो मेरा ख्याल आपको नॉर्मल टाइम पे लेना चाहिए। जब कोई एक्स्ट्रा क्लास वगैरह रखनी होगी तो इंशाल्लाह वो आपको संडे तो पता ही है एक्स्ट्रा क्लास इंशाल्लाह होगी, तो उसके अलावा अगर कभी रखनी पड़े तो आपसे पहले डिस्कस करूंगा। आप अपनी नॉर्मल क्लास अटेंड करें। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।